Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum dear students. Hopefully all of you are well and enjoy the raining holiday. Here Dr. Zunaira Khurram, biology teacher of Behriya Model School, PNAD, Maripur. Today I am going to deliver my lecture number 11 and topic is importance of bacteria and cyanobacteria. But our last lecture could not be completed due to distortion in network connection. Therefore, first I will discuss classification of bacteria based on mode of respiration. So let's go to start the lecture. Classification based on mode of respiration. लास्ट लेक्चर में हम क्लासिफिकेशन कर रहे थे बैक्टीरिया की. हमने ये देखा कि क्लासिफिकेशन जो हम बैक्टीरिया की करते हैं डिफरेंट उसके फंक्शंस और करेक्टरिस्टिक्स की बेस पर करते हैं, जिसमें अकॉर्डिंग टू देयर शेप्स आ गई थी, मोड ऑफ न्यूट्रिशन आ गया था और फिर मोड ऑफ रिस्पायरेशन. मोड ऑफ न्यूट्रिशन और शेप्स जो है, बेस्ड ऑन शेप्स जो है, ये हम कर चुके थे, लेकिन मोड ऑफ रिस्पायरेशन हमारा रह गया था. इंटरनेट कनेक्शन जो है वो चला गया था इस वजह से. तो आज हम करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया बेस्ड ऑन मोड ऑफ रिस्पायरेशन. रिस्पायरेशन हमें मालूम है कि रिस्पायरेशन की 2 टाइप्स होती हैं, एरोबिक और एनएरोबिक. एरोबिक रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन मौजूद होती है, कि ऑक्सीजन का होना लाजमी है, नेसेसरी है. जबकि एनएरोबिक रेस्पिरेशन जो कि कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर और ऑक्सीजन के बगैर भी रेस्पिरेशन हो जाती है और वो कहलाते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक बैक्टीरियाज ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जिनको रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन का होना जिनके लिए ज़रूरी होता है, कि दे रिक्वायर फ्री ऑक्सीजन टू कैरी आउट सेलुलर रेस्पिरेशन, कि इनको ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन के बगैर नहीं रह सकते. ऐसे बैक्टीरिया जो हैं वो एरोबिक बैक्टीरिया कहलाते हैं, कि जिनको रेस्पिरेशन के लिए, जिनके लिए ऑक्सीजन का होना ज़रूरी हो. लेकिन कुछ बैक्टीरियाज ऐसे भी होते हैं जो कि ऑक्सीजन के बगैर भी जिनकी लाइफ स्टेबल रहती है और वो कहलाते हैं एनएरोबिक बैक्टीरियाज. एनएरोबिक बैक्टीरिया को फिर हम 2 टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं, ऑब्लिगेट एनएरोब्स और फैकल्टेटिव एनएरोब्स. ऑब्लिगेट एनएरोब्स जो होते हैं ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं कि जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में रह ही नहीं सकते, कि जैसे उनको ऑक्सीजन मिलेगी उनकी लाइफ ख़त्म हो जाएगी. वो सिर्फ ऑक्सीजन की एब्सेंस में ही उनकी लाइफ है, कि ऑक्सीजन उनके लिए नुकसानदेह है, कि जैसे ही ऑक्सीजन उनको मिलती है तो वो जो है वो उनकी लाइफ ख़त्म हो जाती है, वो डेड हो जाते हैं. तो ऐसे बैक्टीरियाज जो हैं वो कहलाते हैं ऑब्लिगेट एनएरोब्स. यानी कि एक तो उनको रिस्पायरेशन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस तरह से नहीं है कि वो अगर उनको ऑक्सीजन मिल गई तो उनकी लाइफ ख़त्म हो जाएगी. और दूसरी टाइप है हमारे पास फैकल्टेटिव एनएरोब्स. फैकल्टेटिव एनएरोब्स जो हैं ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में भी सर्वाइव कर जाते हैं, और अगर ऑक्सीजन नहीं होती तब भी सर्वाइव कर जाते हैं. दोनों कंडीशंस में ये सर्वाइव कर जाते हैं. लेकिन ऑब्लिगेट जो है ये सिर्फ एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ही सर्वाइव करते हैं, अगर इनको ऑक्सीजन मिलेगी तो इनकी ये ख़त्म हो जाएंगे. और फैकल्टेटिव दोनों कंडीशंस में सर्वाइव कर जाते हैं, अगर ऑक्सीजन होगी तब भी ये सर्वाइव कर जाएंगे और अगर ऑक्सीजन नहीं होगी ये तब भी सर्वाइव कर जाएंगे. तो बैक्टीरिया को हम ऑन द मोड ऑफ रिस्पायरेशन जो है 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, एरोबिक बैक्टीरिया और एनएरोबिक बैक्टीरिया. एरोबिक बैक्टीरिया जो है ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो कि क्या हैं, ऑक्सीजन की मौजूदगी में ही जिंदा रहते हैं. ऑक्सीजन उनके लिए बहुत ज़रूरी है, एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, कि अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो वो रिस्पायर नहीं कर सकेंगे. लेकिन ऑब्लिगेट एनएरोब्स जो हैं वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी सरवाइव कर जाते हैं. एनएरोब्स को जो एनएरोबिक बैक्टीरियाज हैं इनको फिर हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, ऑब्लिगेट एनएरोब्स और फैकल्टेटिव एनएरोब्स. ऑब्लिगेट एनएरोब्स जो हैं ऐसे हैं जो कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में ही
जो है सरवाइव करते हैं। अगर इनको ऑक्सीजन मिलती रहेगी तो ये जिंदा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो ये जिंदा रहेंगे, जैसे ही इनको ऑक्सीजन मिलेगी तो इनकी लाइफ खत्म हो जाएगी। जबकि फैकल्टेटिव एनारोब्स जो हैं ये दोनों सूरतों में, दोनों कंडीशंस में इनकी लाइफ स्टेबल रहती है कि अगर ऑक्सीजन होगी तब भी ये सरवाइव कर जाएंगे और अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तब भी ये सरवाइव कर जाएंगे। तो ये थे क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेस्ड ऑफ मोड ऑफ रिस्पायरेशन। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात करते हैं तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया जो है, यानी कि इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या होती है? किसी भी ऑर्गेनिज्म का अपने नेचर, ह्यूमन और इन्वायरमेंट के साथ जो एक रिलेशनशिप बनता है, वो उसमें उसकी वजह से उसके इन्वायरमेंट को, अदर ऑर्गेनिजम्स को, नेचर को फायदा हो रहा हो या नुकसान हो रहा हो, वो कहलाता है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की अपने नेचर और ह्यूमंस और इन्वायरमेंट, यानी कि नेचर आपका जो नेचुरल इन्वायरमेंट है वो, और दूसरे ऑर्गेनिजम्स को, ह्यूमन बीइंग को उससे क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस मिल रहे हैं, वो कहलाते हैं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। यानी कि इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस जो है वो क्या है कि एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म टू नेचर, द ह्यूमंस एंड द एनवायरनमेंट। तो बैक्टीरिया के जो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं उसमें हमारे पास, अगर हम उसके एडवांटेजेस देखते हैं, उसका बेनिफिशियल इफेक्ट देखते हैं, तो बैक्टीरिया का बहुत जो है एक वाइटल रोल है इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चरल फील्ड्स में। बैक्टीरिया के कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स भी हैं, जैसे कि फूड स्पॉइल कर देते हैं, फूड पॉइजनिंग है, डैमेजिंग ऑफ डोमेस्टिक आर्टिकल्स हैं, जैसे वुड्स वगैरह को ख़राब कर देते हैं, डीनाइट्रिफिकेशन है, डीसल्फ्यूराइजेशन है, और बैक्टीरिया एज अ बायो वेपन भी इस्तेमाल होते हैं। तो ये हैं इसके हार्मफुल इफेक्ट और इसके बेनिफिशियल इफेक्ट। अब हम वन बाय वन इनको डिटेल से देखते हैं। अगर बेनिफिशियल इफेक्ट हम इनका देखें इन फील्ड ऑफ मेडिसन, तो बैक्टीरिया जो हैं वो बहुत सारी एंटीबायोटिक्स बनाने में हेल्प आउट करते हैं। एंटीबायोटिक क्या करती हैं, हमें जो है जो दूसरे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं उनकी जो ग्रोथ हो रही होती है बॉडी के अंदर, उसको रोकती हैं। एंटीबायोटिक्स उनको रोकती हैं, इन्फेक्शंस को रोकती हैं बॉडी के अंदर, और जो है दूसरे जो वायरल और बैक्टीरियल ग्रोथ्स होती हैं उनको रोकती हैं। तो जैसे कि टेरामाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन और पेनिसिलिन, कुछ ऐसी जो है हमारे पास एंटीबायोटिक्स मौजूद हैं जो कि किससे बन रही हैं, बैक्टीरिया से बन रही हैं। तो बैक्टीरिया जो है एज अ एंटीबायोटिक भी इस्तेमाल हो रहा है। तो ये जो है ये क्या है, एक बेनिफिशियल इफेक्ट है कि एंटीबायोटिक्स बनाने में यूज हो रहा है बैक्टीरिया, और एंटीबायोटिक्स क्या करती हैं, हमारी बॉडी को इन्फेक्शंस वगैरह से सेफ रखती हैं। इन्फेक्शंस हमारे जो बॉडी के अंदर इन्फेक्शन होते हैं उनको ठीक करने में हेल्प आउट करती हैं, इन्फेक्शंस को कंट्रोल करती हैं। इसके अलावा सीरम्स, कुछ बैक्टीरियाज जो हैं वो सीरम्स बनाने में भी इस्तेमाल होते हैं। सीरम्स क्या होते हैं कि सीरम्स कंटेन एंटी टॉक्सिन्स, कि सीरम्स एक तरह के एंटी टॉक्सिन्स होते हैं। मतलब ये कि कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या होता है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स बॉडी के अंदर ऐसे होते हैं जो कि पॉइजन जो है वो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, और एंटी टॉक्सिन का मतलब ये है कि ये उन पॉइजन्स को जो है क्या करता है, कंट्रोल करता है, और उनके खिलाफ, उन सेल्स के खिलाफ जो कि पॉइजन जिसमें प्रोड्यूस हो रहा हो, एज अ एंटीजन इस्तेमाल होता है। सीरम जो है, सीरम्स क्या हैं कि सीरम्स में भी कुछ बैक्टीरियाज इस्तेमाल होते हैं, और सीरम क्या होते हैं कि एज अ एंटीजन इस्तेमाल होते हैं। बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर एंटीबॉडीज और एंटीजेंस, दो चीज़ें हमें मिलती हैं। ठीक है, ये हम अपने आगे चैप्टर्स में चलकर इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर सिर्फ आपको ये समझने की बात है कि सीरम्स जो हैं एज अ
एंटीजन इस्तेमाल होते हैं। और एंटीजेंस क्या होते हैं? एंटी टॉक्सिन्स होते हैं। एंटी टॉक्सिन्स क्या हैं कि एक तरह का जो बॉडी के अंदर पॉइजन प्रोड्यूस कर देते हैं, कुछ बैक्टीरियल कुछ सेल्स जो हैं जो कि प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहे होते, उनको रोकते हैं। ये उनके अगेंस्ट ये काम करते हैं कि सीरम्स जो हैं, सीरम क्या कर रहा है कि सीरम कंटेन्स एंटी टॉक्सिन्स ऑफ स्पेसिफिक पैथोजेंस, के कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनमें सीरम्स उसका एंटी टॉक्सिन के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया आर यूज्ड टू प्रोड्यूस सीरम कंपाउंड्स ऑन अ लार्ज स्केल। एग्जाम्पल में ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हीमोफीलिया। हमें पता है कि हीमोफीलिया जो है ये क्या है? एक ऐसी बीमारी है जिसमें अगर कट लग जाए तो ब्लड रुकता नहीं है, मतलब उसका उसमें क्लॉटिंग फैक्टर उसका नहीं होता, उसमें क्लॉटिंग फैक्टर जो उसके जो सेल्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। तो कुछ बैक्टीरिया जो हैं एज अ सीरम, यानी कि एज अ ट्रीटमेंट हीमोफेलिया में जो है क्लोटिंग फैक्टर के उसको यूज किया जाता है कि उन पेशेंट्स को जो है ये सीरम्स दिए जाते हैं और वो क्या करते हैं कि ब्लड जो क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं उसे थोड़ा सा इम्प्रूव करते हैं, कि उसको हेल्प आउट करते हैं उस बीमारी के अगेंस्ट लड़ने में। कि सीरम्स के में भी जो है एंटी ये बैक्टीरियाज इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा कुछ वैक्सीन्स में भी, वैक्सीन्स क्या करती हैं? हमें बीमारी के जो जो बीमारियां होती हैं, डिजीजेज होती हैं, उनको रोकती हैं, होने से रोकती हैं। वैक्सीन्स जब हम लेते हैं, लगाते हैं, हम जो है यूज़ कर रहे होते हैं, तो हम बीमारियों से खुद को बचा रहे होते हैं। तो वैक्सीन्स क्या करती हैं कि प्रिवेंट करती हैं ह्यूमन डिजीजेज से। अब जैसे कि एक इसमें भी बहुत सारे बैक्टीरिया इस्तेमाल होते हैं, ये है बैसिलस कॉलमेट ग्योरेन, बीसीजी। बीसीजी एक वैक्सीन है जो कि टीबी, कॉलरा और टाइफाइड वैक्सीन्स हैं। इन इन बीमारियों के खिलाफ जो है प्रिवेंट करती है टीबी से। यानी कि जब बीसीजी छोटे बच्चों को दी जाती है, जब उनकी पैदाइश होती है तो उसी टाइम पर उनको ये वैक्सीन लगा दी जाती है ताकि उनमें टीबी की बीमारी ना हो सके। इसी तरह से कॉलरा की, टाइफाइड की वैक्सीन्स भी मौजूद हैं जो कि किससे मिलकर बन रही हैं? बैक्टीरिया से बन रही हैं। तो बैक्टीरिया जो है एज अ वैक्सीन भी हमारे इस्तेमाल में आता है, हमारे लिए यूजफुल है, बेनिफिशियल है। उसके अलावा उसके बाद आ जाता है जो बैक्टीरिया है वो एज अ टॉक्सॉइड भी इस्तेमाल हो रहा है। टॉक्साइड क्या होता है कि ये एक तरह का केमिकली मॉडिफाइड टॉक्सिन है। टॉक्साइड्स जो हैं ये क्या होते हैं? केमिकली मॉडिफाइड टॉक्सिन होते हैं जो कि पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म से बनते हैं। और ये क्या करते हैं कि उसकी जो टॉक्सिसिटी होती है उसको कम कर देते हैं, कि विच इज नो लॉन्गर टॉक्सिक। और ये एज ए एंटीजन जो है काम करते हैं, एज अ वैक्सीन काम करते हैं। कि टॉक्सॉइड्स जो हैं, बैक्टीरिया आर यूजफुल इन द प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सॉइड्स। टॉक्सॉइड्स जो होते हैं ये होते क्या है कि ये एज अ एंटीजन इस्तेमाल होते हैं, एज अ वैक्सीन इस्तेमाल होते हैं, और ये भी बहुत सारी बीमारियों से जो है बचाते हैं। कि ये यूज़ कर लिया जाता है टॉक्सॉइड्स को ताकि जो है डिफरेंट बीमारियों से हम बच सकें। जैसे कि टेटनस वगैरह है, टेटनस के इंजेक्शन हम लगवा लेते हैं अगर कहीं गिरते हैं या कहीं चोट आ जाती है, कहीं ऐसी जगह पे जहाँ पर ये अंदेशा होता है कि यहाँ पे जर्म्स ज़्यादा होंगे, कोई दूसरी जो है बीमारी हो सकती है, हमें यहाँ से लग सकती है, तो वो क्या किया जाता है? टेटनस का इंजेक्शन लगवा लिया जाता है, वैक्सीन लगवा ली जाती है। वो क्या करती है कि वो जो जर्म्स उसके अंदर होने का अंदेशा होता है उसके खिलाफ एंटीजन के तौर पे वर्क करती है और उनको रोकती है। तो ये जो टेटनस के इंजेक्शन हैं ये एज अ टॉक्सॉइड इस्तेमाल हो रहे होते हैं। कि टॉक्सॉइड क्या है? एक तरह की वैक्सीन है, एक तरह की वैक्सीन है जो बैक्टीरिया के अंदर जो उनके जो पैथोजेनिक जो एंटीटॉक्सिन्स मटेरियल्स होते हैं उनसे ये बनती है, टॉक्सॉइड जो है। तो बैक्टीरिया जो है एज अ टॉक्सॉइड भी इस्तेमाल हो रहा है। हमारे जो है मेडिसिनल उसमें जो है फील्ड में, मेडिसिन की फील्ड में बैक्टीरिया को हम एज अ टॉक्सॉइड भी इस्तेमाल कर रहे हैं, एज अ वैक्सीन भी कर रहे हैं, एज अ जो है तो सीरम भी कर रहे हैं, और एज अ एंटीबायोटिक भी इस्तेमाल कर रहे हैं कि इन एंटीबायोटिक्स बनाने में हेल्प आउट करता है। अब अगर हम बेनिफिट्स देखें बैक्टीरिया के इन इंडस्ट्री,
कि इंडस्ट्रीज में हमें किस तरह से बैक्टीरिया फ़ायदा पहुंचा रहा है। तो इंडस्ट्रीज में बहुत सारी चीज़ें बनाने में हमें हेल्प आउट करता है, जैसे कि डेयरी इंडस्ट्री में योगर्ट, चीज़ वगैरह बनाने में जो है बैक्टीरिया हमें हेल्प आउट करता है। योगर्ट जो है वो भी कैसे बनता है, बैक्टीरिया की वजह से ही बन रहा होता है कि दूध में जब बैक्टीरिया जो है इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं तो वो योगर्ट में चेंज हो जाते हैं। चीज़ बनाने में भी बैक्टीरिया हेल्प आउट करता है। इसके अलावा वाइन और बियर को विनेगर में चेंज करने में भी बैक्टीरिया ही काम कर रहा होता है, कि बैक्टीरिया ही क्या करता है कि वाइन और बियर को, किसमें, जो सिरका होता है घरों में नॉर्मल यूज हो रहा होता है और बहुत फायदेमंद होता है, उसको बनाने में भी इस्तेमाल होता है, कि वो वाइन और बियर को चेंज कर देता है किसमें, विनेगर में। उसके बाद क्योरिंग आ जाता है। द लीव्स ऑफ टी एंड टोबैको, beans of coffee and coca are cured of their bitterness with the help of action of certain bacteria such as Bacillus megatherium। कि Bacillus और megatheriums जो हैं ये क्या करते हैं कि जो टी लीव्स होती हैं, टोबैको है, टोबैको आप ये देख रहे हैं, ये जो है कॉफ़ी बीन्स हैं, ये इनकी जो बिटरनेस है उनको क्योर करता है, उनको महफूज करता है, उनको बरकरार रखता है। कि उनकी क्योरिंग में और कौन सा बैक्टीरिया करता है, बैसिलस मेगाथेरियम। ये एक बैक्टीरिया होता है जो कि क्या होता है कि डिफरेंट जो चीज़ें हैं, बीन ऑफ कॉफ़ीज हो गई, टोबैको हो गया, टी लीव्स हो गए, कोका हो गया, इनकी बिटरनेस को क्योर करता है, क्योर करने रखने में हेल्प आउट करता है। इसके बाद आ गया टैनिंग ऑफ लेदर। टैनिंग जो है, टैनिंग एक प्रोसेस है, एक प्रोसीजर है। इसमें होता क्या है कि जब हम एनिमल्स, हमें पता है कि लेदर किससे बनती है, एनिमल स्किन से बनती है। एनिमल स्किन को सबसे पहले वॉश किया जाता है, फिर उसको जो है क्लीन किया जाता है, फिर उसको ड्राई करने के बाद जो है डाई किया जाता है, कलर दिया जाता है, डिफरेंट कलर्स के आप लेदर देखते हो। और डाई करने के बाद फिर उसकी जो है उसको ड्राई करके उसको ड्राई करके फिर मार्केट में भेजा जाता है। ये पूरा एक प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस से, उन स्टेप से गुजरकर जो है लेदर जो है वो तैयार होती है। तो टैनिंग जो है वो क्या है, वो प्रोसेस है किसका, लेदर का, लेदर बनाने का। तो इसमें बैक्टीरिया कैसे हेल्प आउट करता है कि जब स्किन जो है एनिमल्स की ली जाती है, इस्तेमाल की जाती है, तो उसमें कुछ उसके जो है फ्लैश के, उसके गोश्त के टुकड़े चिपके हुए होते हैं, उसके साथ लगे हुए होते हैं स्किन के साथ। तो ये जो बैक्टीरिया है ये क्या करता है कि उन गोश्त के टुकड़ों को, फ्लैश को जो है रिमूव करने में हेल्प आउट करता है, कि उससे, उसकी स्किन से उनको तमाम उसका जो गोश्त लगा हुआ होता है उसको रिमूव कर देता है, और फिर वो जो स्किन है वो प्रोसेस में जाती है और लेदर तैयार होती है। ठीक है, तो टैनिंग ऑफ लेदर में भी, और टैनिंग क्या है, ये प्रोसेस का नाम है, कि ये प्रोसेस जो हो रहा है लेदर बनाने का, ये टैनिंग कहलाता है। टैनिंग ऑफ लेदर में भी बैक्टीरिया हेल्प आउट कर रहा है। अब इंडस्ट्रीज में बैक्टीरिया हमें कैसे, किस तरह से हेल्प आउट कर रहा है, हमारे लिए बेनिफिशियल है, कि ये जो है डिफरेंट जो है डेयरी प्रोडक्ट्स बनाने में हमें हेल्प आउट करता है। इसके अलावा जो है ये टैनिंग ऑफ लेदर में हेल्प आउट करता है, और क्योरिंग में हमें, हमारे लिए बेनिफिट्स है, बेनिफिशियल है। अब आ जाए इसके बेनिफिशियल इफेक्ट ऑफ बैक्टीरिया इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में ये हमें कैसे फायदा पहुंचा रहा है। स्कैवेंजिंग बैक्टीरिया। स्कैवेंजिंग बैक्टीरिया क्या होते हैं कि बहुत सारे हमें पता है कि सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया होते हैं। सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया कौन से होते हैं, ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, अभी हमने अपने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा है कि सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया जो है ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो डेड ऑर्गेनिक मैटर जो होते हैं उनसे अपना फूड हासिल करते हैं। मतलब ये कि जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स डेड हो जाते हैं, उनकी लाइफ ख़त्म हो जाती है, तो वो गलना सड़ना शुरू हो जाते हैं। जब वो गल सड़ जाते हैं तो क्या होता है कि फिर वो उससे क्या होता है, वो कौन ये प्रोसेस कर रहा होता है, ये बैक्टीरिया कर रहे होते हैं, कि उससे फिर अपना फूड हासिल कर रहे होते हैं। और वो जो फूड हासिल करते हैं उससे क्या होता है कि जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो उससे बढ़ती है, उससे ज़्यादा होती है, क्योंकि जब वो अपना फूड हासिल कर रहे होते हैं तो वो उस डेड ऑर्गेनिज्म को यूरिया और अमोनिया वगैरह में कन्वर्ट कर देते हैं, उसमें चेंज कर देते हैं, जो कि फर्टिलिटी बढ़ाने में जो है सॉइल की हेल्प आउट करता है।
तो इसमें कैसे हो रहा है कि सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया ऑब्टेन फूड फ्रॉम ऑर्गेनिक रिमेन्स सच एज एन एनिमल फॉलन लीव्स मीट्स, यानी कि कोई भी जब प्लांट्स के लीव्स गिर जाते हैं तो वो भी गल सड़ जाते हैं, और जब एनिमल्स डेड हो जाते हैं तो वो भी गलना सड़ना शुरू हो जाते हैं, ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। तो वो जो डेड ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं, सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया क्या करता है, उससे अपना फूड हासिल करता है, और ये अपना फूड हासिल जब कर रहा होता है तो एक तरह से वो हमारी नेचर को क्लीन कर रहा है। नेचर को क्लीन कैसे कर रहा है कि वहाँ पे जो डेड ऑर्गेनिज्म है, जो कि अब हमारे फायदे के नहीं है, हमारे लिए नुकसानदेह है, कि वो बीमारियां फैलाएंगे, तो वो उसको एज अ फूड इस्तेमाल कर लेता है, और जो बाकी रिमेन बच जाता है वो एज अ यूरिया, एज अ जो है सॉइल की फर्टिलिटी में हेल्प आउट करता है। तो इस तरह से ये जो है ये हमें हेल्प कर रहा है सैनिटेशन ऑफ नेचर, यानी कि नेचर को साफ करने में हमें हेल्प आउट कर रहा है बैक्टीरिया। उसके बाद नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया क्या करते हैं कि द कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू फॉर्म्स ऑफ नाइट्रोजनस कंपाउंड यूजेबल बाय प्लांट्स। कि ये क्या करते हैं कि जो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन मौजूद है, एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन मौजूद होती है वो एक फ्री फॉर्म में होती है, वो किसी कंपाउंड की फॉर्म में नहीं होती। लेकिन प्लांट्स के लिए जो फायदेमंद है, जो सॉइल के लिए फायदेमंद है, वो क्या होती है, वो कंपाउंड्स की फॉर्म में होती है। तो कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं कि ये जो इन्वायरमेंट में मौजूद नाइट्रोजन है उसको फिक्स कर देते हैं और नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं, जो फिर प्लांट्स उसको इस्तेमाल करते हैं। नाइट्रोजन क्यों जरूरी होती है? नाइट्रोजन जो है प्लांट्स को या लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्यों चाहिए होती है? क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो न्यूक्लिक एसिड का, जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, उसका एक मेन कंपोनेंट होता है। और हमें पता है कि न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं, न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लिक एसिड कहाँ पे यूज होते हैं, कहाँ मौजूद होते हैं? ये जीन्स में मौजूद तो होते हैं, डीएनए में मौजूद होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप करते हैं, जो कि तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए इम्पॉर्टेंट है, तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो नाइट्रोजन जो है वो एक इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट है किसका? न्यूक्लिक एसिड, क्लोरोफिल और वाइटामिन्स का। तो बैक्टीरिया जो है वो क्या करता है कि एनवायरनमेंट से नाइट्रोजन लेता है और उसको कंपाउंड्स में कन्वर्ट करके प्लांट्स को जो है उन दे देता है, यानी कि प्लांट्स को में वो यूज हो जाती हैं। और ये जो प्लांट्स, ये जो नाइट्रोजन यूज हो रही है, ये कहाँ जाकर जो है इस्तेमाल हो रही है कि ये न्यूक्लिक एसिड बनाने में हेल्प आउट कर रही है। इसके अलावा डिफरेंट वाइटामिन वगैरह बनाने में भी ये जो है नाइट्रोजन हमारे काम आती है। उसके बाद आ जाता है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या करता है कि जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, यानी कि अब जो वेस्ट मटेरियल होता है जो बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है, डाइजेशन में हमने पढ़ा था जब हम अमीबा की डाइजेशन अभी तो हमने फिलहाल की है, अमीबा की डाइजेशन कर रहे थे और फ्रॉग का हमने डाइजेस्टिव सिस्टम किया था, तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि जब फूड डाइजेस्ट हो जाता है तो जो वेस्ट मटेरियल है वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। जो बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो रहा होता है मटेरियल वो नाइट्रोजनस वेस्ट कहलाता है, यानी कि यूरिक एसिड, अमोनिया, अमोनियम और यूरिया इन फॉर्म्स में होता है। तो ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं ये बॉडी के लिए नुकसानदेह होते हैं। तो ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या करता है कि ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं जो कि एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं बॉडी से, उनको कन्वर्ट कर देता है फ्रॉम डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रेजेंट इन द सॉइल इनटू नाइट्रेट्स में। नाइट्रेट्स में उसको क्या कर रहा है, वेस्ट जो नाइट्रोजनस वेस्ट हैं, जो नाइट्रोजनस वेस्ट कंपाउंड्स हैं, उनको नाइट्रेट्स में डिवाइड कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है। और ये जो प्रोसेस है ये कहलाता है नाइट्रिफिकेशन। और बैक्टीरिया जो नाइट्रोजनस वेस्ट को कन्वर्ट कर रहा है नाइट्रेट्स में, वो कहलाते हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, यानी कि ऐसे बैक्टीरिया जो नाइट्रेट्स बना रहे हैं, नाइट्रेट्स बनाने में हेल्प आउट करते हैं। और नाइट्रेट्स जो हैं वो प्लांट्स के लिए फायदेमंद होती है, प्लांट्स की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होती है, एक इसेंशियल कंपोनेंट है। उसके बाद आ जाता है डिस्पोजेबल सीवेज। बैक्टीरिया हेल्प इन डिस्पोजल ऑफ सीवेज बाय डिकम्पोजिंग इट एंड दस हेल्प इन एनवायरमेंटल सैनिटेशन।
बैक्टीरिया क्या कर रहा है कि जितना जो सीवेज होता है, जो डिस्पोजल जो होता है, यानी कि जो हम डिस्कार्ड कर रहे होते हैं, जो कहाँ से हासिल होता है, प्लांट्स और एनिमल्स के डिके से। जब प्लांट्स और एनिमल्स का जो है की डेथ हो जाती है, तो बैक्टीरिया क्या करते हैं, उनको डीकम्पोज करना शुरू कर देते हैं। उनको जब डीकम्पोज करते हैं तो वो नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में कन्वर्ट फिर करते हैं, और वो नाइट्रोजनस कंपाउंड जो हैं वो सॉइल की फर्टिलिटी और प्लांट्स की ग्रोथ में हेल्प आउट करते हैं। तो एक तरह से एक डेड ऑर्गेनिज्म जो कि हमारी इन्वायरमेंट के लिए अच्छा नहीं होता, उसके लिए फ़ायदेमंद नहीं होता, उसको वहाँ से ख़त्म कर रहे हैं और उसका एक फ़ायदेमंद जो इफेक्ट है वो सामने लेकर आ रहे हैं। यानी कि उससे वो नाइट्रेट्स वगैरह, नाइट्रोजनस प्रोडक्ट्स बना रहे हैं जो कि प्लांट्स की को ग्रोथ करने में, प्लांट्स की जो है उसको ग्रो करने में हेल्प आउट करता है, और इसके साथ साथ क्या करता है कि ज़मीन की, सॉइल की फर्टिलिटी को भी बढ़ाता है। तो एक तरह से ये हमारी इन्वायरमेंट को के लिए क्या कर रहे हैं कि साफ सुथरा कर रहे हैं, उसको सैनिटेट कर रहे हैं, उसकी सैनिटेशन कर रहे हैं। तो इन्वायरमेंटल जो सैनिटेशन हो रही है, कि इन्वायरमेंट की जो सफाई हो रही है, उसमें भी बैक्टीरिया जो है क्या कर रहे हैं, हेल्प आउट कर रहे हैं। तो ये थे बेनिफिशियल इफेक्ट ऑफ बैक्टीरिया इन एग्रीकल्चरल फील्ड। अब हम आ जाते हैं इसके हार्मफुल इफेक्ट में। हार्मफुल इफेक्ट अगर हम देखते हैं तो बहुत सारे बैक्टीरियाज जो होते हैं वो क्या करते हैं कि फूड स्पॉइल कर देते हैं। फूड स्पॉइल कैसे करते हैं कि हमें पता है कि जो फूड होता है वो क्या होता है कि उसमें बायोमोलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। बायोमोलिक्यूल्स का मतलब ये है कि उसमें लिपिड, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स मौजूद हैं। तो बैक्टीरिया जो है ये कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को जो है क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है अमोनिया और अल्कोहल में। अमोनिया और अल्कोहल में जब ये हमारे फूड पार्टिकल्स चेंज हो जाते हैं तो ये क्या करते हैं कि एक तो फूड का टेस्ट चेंज कर देते हैं, बिटर हो जाता है वो, उसकी अपीयरेंस चेंज कर देते हैं और स्मेल उसमें प्रोड्यूस कर देते हैं। कि बैक्टीरिया क्या कर रहे हैं कि शुगर और यानी कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको चेंज कर रहे हैं अमोनिया और अल्कोहल में, जो फूड स्पॉइलेज का की वजह बनते हैं, कॉज बनते हैं। उसके बाद फूड पॉइजनिंग आ जाता है। बहुत सारे बैक्टीरिया जैसे कि स्टेफिलोकोकस है, ये क्या होता है कि हम फूड के जरिए, डिफरेंट सोर्सेज के जरिए हमारे फूड के साथ अटैच हो जाता है, फूड पर अटैच हो जाता है, और जब हम वो फूड खाते हैं तो वो हमें बीमार कर देता है, हमें जो है लेजी कर देता है, डायरिया और वॉमिटिंग हमारी शुरू जो है ऑर्गेनिजम्स की शुरू हो जाती हैं। तो ये क्या कहलाता है, फूड पॉइजनिंग में भी जो है ये क्या कर रहे हैं कि अपना रोल प्ले कर रहे हैं, और फूड पॉइजनिंग जो है इनकी वजह से हो रही है, किस डिफरेंट बैक्टीरिया की वजह से। इसके अलावा डैमेजिंग ऑफ डोमेस्टिक आर्टिकल्स, और कुछ जो बैक्टीरिया हैं जैसे कि स्पाइरोकीट और साइटोफेगा, ये क्या करते हैं कि जो हमारे घर के इस्तेमाल की कुछ चीज़ें हैं जैसे कॉटन हो गया, लेदर हो गया, वुडन आर्टिकल्स हो गए, फर्नीचर हो गया, इनको क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। डीनाइट्रिफिकेशन जो है एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें, अब नाइट्रिफिकेशन क्या था कि नाइट्रोजनस वेस्ट को नाइट्रेट्स में चेंज कर रहे थे, कन्वर्ट कर रहे थे। लेकिन डीनाइट्रिफिकेशन क्या है कि कुछ ऐसे जो है बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रेट्स को, जो नाइट्रेट जो हमारे जो प्लांट्स के लिए यूजफुल कंपाउंड होते हैं उनको कन्वर्ट कर देते हैं कि उसमें फ्री नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन गैस में, जो कि उसके लिए नुकसानदेह होती है। तो ये जो प्रोसेस है ये कहलाता है डीनाइट्रिफिकेशन। कुछ बैक्टीरिया जो है वो डीसल्फ्यूराइजेशन का प्रोसेस कर रहे हैं, यानी कि जो ये कन्वर्ट कर देते हैं सॉइल सल्फेट को इनटू हाइड्रोजन सल्फाइड में, और हाइड्रोजन सल्फाइड जो होती है वो सॉइल के लिए नुकसानदेह होती है। अब बैक्टीरिया जो है बहुत सारी बीमारियां फैलाने में भी जो है इस्तेमाल हो रहे हैं, और ऐसी बीमारियां भी फैलाते हैं जिससे लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेथ भी हो जाती है। तो बैक्टीरिया को जो है एज अ बायो वेपन भी इस्तेमाल हो रहा है ये बैक्टीरिया का, और ये क्या करते हैं कि कुछ ऐसी एपिडेमिक्स जो है बीमारियां फैला देते हैं जो कि बहुत
इजीली फिर एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में स्प्रेड आउट होती हैं, फैलती चली जाती हैं, और जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके लिए नुकसान का बाइस बनती हैं, और यहाँ तक होता है कि उनकी डेथ भी हो जाती है। तो बैक्टीरिया एज अ बायो वेपन भी जो है क्या हो रहा है, इस्तेमाल हो रहा है कि ऐसे इनमें टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं जो बहुत इजीली फैलना शुरू हो जाते हैं एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में, और इस तरह से इनकी ये बीमारियां फैलाते हैं। अब आ जाते हैं हम साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया जो है ये ब्लू ग्रीन एल्जी है, और इसको अगर हम देखते हैं तो इसके तकरीबन 200 जेनरा और 2000 स्पीशीज हमें मिलती हैं। इसको कॉमनली हम क्या कहा जाता है, ब्लू ग्रीन अल्जी, नाम सुना होगा आपने, और बायोलॉजिकली इसका नेम क्या है, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया जो है ये तकरीबन हर तरह की इन्वायरमेंट में रहते हैं, ज़्यादातर एक्वेटिक होते हैं, कुछ टेरेस्ट्रियल भी होते हैं जो कि रॉक्स में, सॉइल्स में, डेजर्ट्स में रहते हैं, पोलर रीजन्स में भी रहते हैं, यानी कि जो फ्रीजिंग पॉइंट है वहाँ पर भी इनकी लाइफ स्टेबल रहती है, और कुछ एक्सट्रीम हैबिटाट्स जैसे कि थर्मल पोल्स हैं 70 डिग्री पर भी ये सरवाइव कर जाते हैं। हाइपर सेलाइन वाटर में भी इनकी लाइफ जो है वो मेंटेन रहती है। हाइपर सेलाइन वाटर का मतलब है कि ऐसा पानी जिसमें सैलिनिटी ज़्यादा हो, जिसमें सॉल्ट की मिकदार ज़्यादा होती है, वो कहलाते हैं हाइपर सेलाइन। प्रोकैरियोट्स होते हैं ये। प्रोकैरियोट्स का मतलब ये है कि इनमें न्यूक्लियस नहीं होगा, इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम नहीं होते। प्रोकैरियोट्स में हमें पता है कि जितने मेम्ब्रेनिक कंपाउंड्स होते हैं, वो ऑर्गेनेल्स होते हैं, वो एब्सेंट होते हैं। तो साइनोबैक्टीरिया भी क्या है, एक प्रोकैरियोट है। अगर हम इनको देखें कि ये रहते कैसे हैं, तो ये कॉलोनीज में भी रहते हैं, यानी कि बहुत सारे एक जगह मिलकर भी रहते हैं, और ये सिंगल भी रहते हैं कि अलग अलग भी रहते हैं। दोनों तरह से इनकी लाइफ मौजूद है। रिप्रोडक्शन इनमें ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होती है, यानी कि ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का मतलब ये है कि इनमें सेक्सेस इन्वॉल्व नहीं होती। ये इनमें ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है जो कि बाय बाइनरी डिवीजन और फ्रेगमेंटेशन होता है। बाइनरी डिवीजन का मतलब ये है कि ये एक सेल है और ये 2 सेल में डिवाइड हो गया, और हर सेल एक नए लिविंग ऑर्गेनिज्म के तौर पर उसने वर्किंग स्टार्ट कर दी, तो ये कहलाता है बाइनरी फिजन। फ्रेगमेंटेशन ये होता है कि ये एक होल ऑर्गेनिज्म है, इसके छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बन गए, टुकड़े बन गए, ये टुकड़े बन गए, और ये हर टुकड़ा जो है फिर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के तौर पर अपनी वर्किंग स्टार्ट कर देता है, तो ये प्रोसेस कहलाता है फ्रेगमेंटेशन। तो इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है बाय बाइनरी डिवीजन भी होती है और फ्रेगमेंटेशन भी होती है। सेल वॉल जो इसकी होती है डबल लेयर्ड होती है। प्रोटोप्लाज्म इसके 2 रीजन्स होते हैं। इनर आउटर रीजन जो है वो कलर्ड होता है जो कि क्रोमोप्लास्ट कहलाता है, ठीक है, और कि इसमें पिगमेंट्स मौजूद होते हैं, और जो इनर पार्ट होता है वो कलरलेस होता है और सेंट्रोप्लाज्म कहलाता है। ये थे हमारे साइनोबैक्टीरिया के कैरेक्टर्स। अब हम आ जाते हैं साइनोबैक्टीरिया की एक एग्जाम्पल करेंगे जो कि है नॉस्टॉक। नॉस्टॉक जो है ये क्या है, साइनोबैक्टीरिया की ही एग्जाम्पल है। अगर हम इसको देखते हैं नॉस्टॉक को, तो ये क्या है कि ये जो है कॉलोनी की फॉर्म में हमें मिलते हैं, यानी कि एक बहुत सारे इनके जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक साथ रहते हैं, और ये जो ब्लू लाइक इनका स्ट्रक्चर ये देखें, और ये एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, यानी कि एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, और उसके अंदर इनके बहुत सारे जो है ऑर्गेनिजम्स मौजूद होते हैं, कॉलोनी की फॉर्म में रहते हैं, और इनमें जो है फिलामेंट्स मौजूद होते हैं। ये फिलामेंट्स की फॉर्म में होते हैं, एक स्ट्रैंड के, एक सिंगल स्ट्रैंड की फॉर्म में होते हैं। ये जो बॉल लाइक इनके स्ट्रक्चर होता है, ये एक जेल लाइक जेलाटेनियस शीट के अंदर इनक्लोज होता है, और ये क्या करते हैं, इसको प्रोटेक्शन देता है। जेलाटेनियस क्या होती है, शीट होती है बॉल की, और ये इन फिलामेंट्स को प्रोटेक्शन देता है। बॉल्स आर ग्रीनिश टू ब्लूइश ग्रीन इन कलर, और ये जो बॉल्स होती हैं कैसी होती हैं, ग्रीन और ब्लूइश ग्रीन कलर की होती हैं। ईच कॉलोनी कंटेन्स थाउजेंड्स ऑफ स्ट्रेट और ट्विस्टेड फिलामेंट्स और ट्राइकॉम्स। ये देखें, ये आप देख रहे हैं ना,
कि ये क्या है, इनमें फिलामेंट्स मौजूद होते हैं और ये बहुत ज़्यादा तादाद में होते हैं, थाउजेंड्स में होते हैं और जो कि मिलकर एक कॉलोनी बनाते हैं। और ये जो एक कॉलोनी बनती है ये एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर की होती है और जो ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है एक जिलाटेनियस शीट से कवर होता है और जिलाटेनियस शीट जो होती है ये क्या करती है, इन फिलामेंट्स को प्रोटेक्ट करती है। ईच ट्राइकोम is surrounded by its individual sheet and called the filaments। अब ये देखें यहाँ पर ये एक पूरी कॉलोनी दिखाई थी और यहाँ पर एक फिलामेंट अलग आपको दिखाया जा रहा है। अब यहाँ पे भी इसकी एक आउटर आपको लेयर नजर आ रही है, ये देख रहे हैं ना आप, एक आउटर लेयर है, ये इसकी एक जिलाटेनियस शीट है। हर फिलामेंट एक तो पूरी कॉलोनी को कवर किए हुए होती है जो तमाम फिलामेंट्स को प्रोटेक्ट करती है और हर फिलामेंट के गिर्द भी क्या होता है, एक जिलाटेनियस शीट मौजूद होती है और जो कि क्या कर रही होती है, उस फिलामेंट को प्रोटेक्ट कर रही होती है। A trichome is knotted and consists of many cells arranged in beaded manners। अब देखो ये जो सेल्स हैं ये आपस में क्या है, टाइटली जो है आपस में अटैच होते हैं, नॉटेड होते हैं यानी कि आपस में जुड़े हुए होते हैं और बीड्स की फॉर्म में, जैसे बीड्स होती हैं ना, तो इस फॉर्म में इनका ये स्ट्रक्चर बना हुआ होता है कि तमाम सेल्स आपस में बीड्स की फॉर्म में आपस में टाइटली ज्वाइंट होते हैं। ईच सेल इज समवट सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल इन शेप। अब ये क्या होते हैं, या सिलेंड्रिकल भी होते हैं कुछ, ये देखें ये सिलेंड्रिकल भी हैं और स्फेरिकल शेप में भी होते हैं, कुछ जो होते हैं स्फेरिकल शेप में भी होते हैं। तो ये सेल्स जो है सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल दोनों शेप्स में मिलते हैं। इन फिलामेंट देयर आर प्रेजेंट सम लार्ज spherical or cylindrical colorless empty cells called heterocyst। ये देखें ये heterocyst। अब ये बीड्स की फॉर्म में अटैच है लेकिन दरमियान में एक कलरलेस सेल आ रहा है। ये जो कलरलेस सेल आ रहा है ये कहलाता है हेट्रोसिस्ट। और सिस्ट क्या होती है, एक आउटग्रोथ होती है और इससे फिर एक नया फिलामेंट आकर अटैच हो जाता है। इसी से क्या होता है, एक नया फिलामेंट अटैच होता है। तो ये था जनरल स्ट्रक्चर एक किसका, नोस्टॉक का। और नोस्टॉक जो है वो एग्जाम्पल है किसकी, साइनोबैक्टीरिया की। यहाँ पर जो है हमारा लेक्चर आज का ख़त्म होता है। यहाँ पर कुछ लिंक्स दिए गए हैं, इनको आप देखिएगा, इन्हें सर्च आउट करिएगा और यहाँ से आप मज़ीद अपने जो है